नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मीडिया पे ये बहस तो आज भी जारी रही कि नवाज़ शरीफ साहब का मसला जो है बीमारी का वो दिल का है या उनके गुर्दे में पथरी है और उनका इलाज लाहौर में हो सकता है या उनके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बहस से हट के एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है हमारे सामने। एक एक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंटल कंसल्टेंट हैं जनाब हसन खाबर साहब। उनका एक कॉलम छपा है अंग्रेज़ी के बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि गुज़िश्ता 5 बरस में हुकूमत पंजाब ने अपना जो तरक्याती ख़र्चा किया 1700 अरब का, यानी 1.7 खरब का, उसमें से अंदाज़न 50% से भी ज़्यादा 853 अरब सिर्फ लाहौर शहर में खर्च किए गए। इससे पहले भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा सकें तो बहुत से ऐसे कार्टून बनते रहे हैं कि डेवलपमेंट बजट हाफ ऑफ पंजाब स्पेंडिंग कॉन्सनट्रेटेड इन लाहौर, ये इल्ज़ाम लगता रहा। लाहौर गेट्स लाइन शेयर ऑफ पंजाब डेवलपमेंट बजट, ऐसी बात भी होती रही और तख्ते लाहौर जो है वो बड़ा इस्तेहसाल कर रहा है। लेकिन पहली दफ़ा किसी ज़िम्मेदार शख्स ने जो खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से रहे हैं, उन्होंने अपने कॉलम के ज़रिए ये बताया कि कैसे हुकूमत पंजाब और उसकी ब्यूरोक्रेसी ने स्ट्रेटजी ये रखी कि एक्चुअल एलोकेशन तो कुछ और होती थी लेकिन खर्चा किया जाता था रीएम्बर्समेंट के ज़रिए और सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए। यानी जहां और ख़र्चा करना था और शहरों में या और डिस्ट्रिक्ट्स में वो खर्चा नहीं होता था, वहां से पैसे बचा लिए जाते थे, वो रीएम्बर्स होते थे और लाहौर में लग जाते थे। अगर ऐसा होता रहा तो मीडिया कहाँ सोया रहा, अपोजिशन की सियासी जमातें क्या करती रहीं, और वही अपोजिशन की सियासी जमात जो शोर तो मचाती रही लेकिन कभी खुल के बता नहीं सकी कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अब ताकत में है, जिसने ये वादा किया था उस वक्त कि आते ही उसने पूरा साउथ पंजाब का ब्लॉक जो था उसने उसको महाज ने उसको ज्वाइन किया और उन्होंने कहा हम आते ही जनूबी पंजाब का सूबा बनाने के लिए, साउथ पंजाब का सूबा बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन अंदाज़न 6 माह हो गए हैं, कुछ उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है, बल्कि ये है कि हाल ही में जो पंजाब का बजट सामने आया उसमें नया सूबा बनाने के हवाले से किसी किस्म की रकम जो है वो मख्तस नहीं की गई है। ये इशू है क्या, इस पे बात करने के लिए मुझे हसन खाबर साहब जिन्होंने ये कॉलम लिखा मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे नाज़रीन मलिक अहमद खान साहब जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग के, पंजाब हुकूमत के और शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, वो मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर खान जिन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था लाहौर में, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हसन खाबर, अगर आपसे हम बात शुरू करें, आपका ये पीस जो है जैसे मैंने बहुत ही गौर से पढ़ा है, और रॉ डील दूसरा पीस ये जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पंजाब है, ये जो आप कहते हैं कि एलोकेशन तो कुछ और होती थी लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए, रीइंबर्समेंट्स के ज़रिए ये खर्चा जो है सारा किया गया 853 अरब रुपए का, ये क्या मामला था और मीडिया की नज़र में क्यों कभी नहीं आ सका? जी मोहित साहब, देखिए ये जो मसला है ना, ये इशू बजट क्रेडिबिलिटी का है और इस इशू का ताल्लुक सिर्फ इस बहस से नहीं है, ये पूरी वफाकी हुकूमत में तमाम सूबों में ये ऐसे होता है। और होता ये है कि हमारे मुल्क में एक बजट पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, असम्बली उसको अप्रूव करती है और उसके बाद बहस ख़त्म हो जाती है, बजट अप्रूव हो गया। अगले ही दिन से ये आप देखिएगा, अगले 1-2 दिन के बाद आपको दरख्वास्तें आती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉर रीअप्रोप्रिएशंस एंड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कि जी हमने गलत कर दिया, इसको बढ़ा दें, इसको कम कर दें, और ये सिलसिला फिर पूरा साल चलता है। और जब साल ख़त्म होता है तो जो एक्चुअली बजट एग्जीक्यूट हुआ होता है उसका नक्शा बिल्कुल कुछ और होता है जो कि प्रेजेंट किया गया है, और यही इस केस में भी हुआ। और जो असल में बजट इम्प्लीमेंट होता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जी बिल्कुल, यानी जिस बजट की मंजूरी ली जाती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और जो बजट असल में खर्च होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ। जी, जो खर्च होता है उसकी स्टेटमेंट भी आप प्रेजेंट करते हैं साल के आखिर में पोस्ट फैक्टो असम्बली को, लेजिस्लेचर को, लेकिन उस पर तो कोई बहस नहीं करता। वैसे भी वो कहते हैं जी वाटर अंडर द ब्रिज है तो वो निकल गया। लेकिन अगर कोई इन दोनों को कंपेयर करे तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें कितनी तब्दीली आई। अब जब आपने बजट प्रेजेंट किया और उसके अंदर आपने, जो मैंने लाहौर की बात की, अगर 19% एलोकेशन आपने पूरे बजट में से दी 5 साल की एग्रीगेट, तो कोई इतनी अलार्मिंग बात नहीं है। प्रोविंशियल कैपिटल है, ज़ाहिर है उसकी पॉपुलेशन के शेयर से ज़्यादा पैसे देंगे, तो इसलिए उस पर बहस नहीं हुई। लेकिन जब आपने पूरा साल साउथ पंजाब से पैसे काटे और ज़िलों से पैसे काटे और काट के लाहौर में डाल दिए, तो वो बढ़ते 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 वो 50% तक पहुँच गया। जैसे आपने कहा कि एनेक्डोटल एविडेंस तो मौजूद था, लेकिन जब नंबर्स देखते हैं तो आपको इस मसले के स्केल का अंदाज़ा होता है। और इसमें आपने ये भी दावा किया है कि
43% इसका जो विक्टिम है, 43% इसका जो विक्टिम है वो साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रहे हैं। ज़रा मलिक अहमद खान साहब की तरफ भी आते हैं। मलिक अहमद खान साहब, आप हुकूमत पंजाब के स्पोक्स पर्सन रहे, शहबाज शरीफ साहब के करीब रहे, आप हमेशा उनको बहुत डिफेंड भी करते हैं चीफ मिनिस्टर को, लेकिन यहाँ पर जो ये एक सोचे समझे मंसूबे से लगता है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कहा गया आपने रखा तो बजट 19% जो पास करवाया असेंबली से, लेकिन बाद में 50% आपने लाहौर शहर के अंदर खर्च कर दिया। ये तुक्के में तो नहीं हुआ ना, ये तो जाहिर है कि एक स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, एक मंसूबा था। जी तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं आई वोंट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट व्हाट हसाम सेड। मैं आई मस्ट एडमिट दैट कि रीअप्रोप्रिएशंस होती हैं, ये एक बजटरी स्पेंडिंग का एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। हसाम मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दैट। ये होता है कि कहीं प्रायोरिटी नहीं, वो तो बता रहे हैं ना, हसान तो बता रहे हैं कि जाहिर है होता तो है, लेकिन जिस स्केल पे हुआ है यहाँ पे पंजाब में। नहीं, मैं डॉक्टर साहब अर्ज करता हूँ, देखें कि ये इस पे हसाम का पेपर मैं आज पढ़ नहीं सका जो उनका आर्टिकल छपा है। अगर मैंने इन डिटेल पढ़ा होता और कौन सी एलोकेशन किन ब्लॉक्स में से निकल कर कहाँ गई, और फिर ये कहना कि एक बड़ी अमाउंट सिर्फ लाहौर को बाकी जिलों का और जनूबी पंजाब का इस्तेहसाल करके निकालेंगी, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री नहीं करूंगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बहस तो चल रही है कि एलोकेशंस बड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनको रीअप्रोप्रिएट करके फिर उनकी डायरेक्शन चेंज करके किसी और जगह खर्च कर दिया जाता है, और जो एलोकेशंस होती हैं वो सिर्फ बजटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर रह जाती हैं। ये बहस तो चल रही है। इस पे तो पीटीआई के जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी मखदूम हाशिम जवाब बख्श साहब हैं, उन्होंने जब पंजाब असेंबली में ये स्पीच की तो हमने फिर उनका एक डॉक्यूमेंटेड रिबटल दिया, ठीक, जिसमें हमने बताया कि एग्जैक्टली ये जो पोजीशन दी जा रही है वो हकीकत के साथ थोड़ी सी मलिक अहमद खान साहब आप कह रहे हैं कि मैंने उनका जो ये ऑपरेट पीस है एनालिसिस के पढ़ा नहीं है, वो यहाँ बैठे हैं, आपने जो सवाल उनसे पूछना है वो आप सवाल यहाँ रेस कर लें, वो जो सवाल रेस कर रहे हैं आप जी समझ आइए आपको हसन खान साहब क्या कह रहे हैं जी। मैं अर्ज करूं, देखिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे आई वोंट रिजेक्ट व्हाट ही हैज प्रपोज्ड इन हिज आर्टिकल, क्योंकि ये रीअप्रोप्रिएशंस होती हैं। नहीं, आप सवाल रेस कर देना, आप कह रहे हैं इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुई होंगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है सर कि बेसिकली अगर हसाम ने लेट्स से कि अगर कोई ऑरेंज लाइन की एलोकेशंस हैं उनको भी इसके अंदर एड अप कर लिया है, बिलफर्ज मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ, और अगर ये कोई जो केपीआरपी रोड्स की एलोकेशंस थी उनको भी इसके अंदर एड अप कर लिया है, इसी तरह जो बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो लाहौर रीजन के अंदर हुए होंगे उनको भी इसके अंदर एड अप कर लिए, या फॉर एग्जांपल एक सड़क है जो लाहौर टू कसूर आती है, ठीक, अब ये ड्यूल कैरेजवे रोड है, ये 104 बिलियन की रोड है, अब अगर इसको भी उसके अंदर एड अप कर लिया है तो देन दैट फिगर माइट रिफ्लेक्ट यही चूंकि फॉर्चुनेटली हसान खाबर यहीं बैठे हुए हैं और मैं जाना तो चाह रहा था हारून अख्तर साहब के पास, लेकिन क्विकली जरा इसको रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं कि आपने शायद ऑरेंज लाइन वगैरह के पैसे इसमें डाल दिए। अच्छा देखिए मोहित साहब, मैंने जो डेटा यूज़ किया ना, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अपना डेटा है, और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट है उसकी तो एलोकेशन बड़ी क्लियरली डिस्ट्रिक्ट के साथ होती है। दूसरी बात है प्रोविंशियल एडीपी की, और ये मलिक साहब की बात ठीक है कि जब आप प्रोविंशियल एडीपी को डिस्ट्रिक्ट्स में एलोकेट करते हैं तो कोई ना कोई एजम्पशन लेनी पड़ती है। मुझे इसकी डिटेल वर्किंग इस रॉ डेटा की नहीं पड़ी क्योंकि प्लानिंग का अपना डेटा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें ऑरेंज लाइन शामिल होगी क्योंकि लाहौर का प्रोजेक्ट है। लेकिन पूरे 5 साल का ही हिसाब किताब, ये पूरा 5 साल का एग्रीगेट डेटा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 5 साल का इसलिए मैंने डेटा देखा ताकि इसमें अगर कोई सीजनल पैटर्न है आखिरी साल का पहला साल का वो ना हो, उसकी यानी उसकी शरह उसमें कम हो जाए। एक बात मैं आपको इसमें छोटी सी और करना चाहता हूँ क्योंकि आपने रीअप्रोप्रिएशंस की बात की। एक चीज़ ऐसी है जो पिछले दौरे हुकूमत में हमें देखने को मिली टेक्निकली, और वो ये थी कि देखिए जो आपका डेवलपमेंट बजट का साइज़ था, जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उनको ये अंदाज़ा था कि हुकूमत पूरे पैसे खर्च नहीं कर सकती, यानी अगर 100 अरब का बजट है तो वो तकरीबन 80 अरब खर्च करेगी। तो उन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी ने उनकी थोड़ी मदद की और उनके जो डेवलपमेंट बजट से उनको पैड कर दिया गया, पैडिंग कर दी। यानी कि अगर आप 5 साल की टोटल एलोकेशन देखें तो वो 2 ट्रिलियन की है, पैसा जो खर्च हुआ वो 1700 अरब है। तो अब एक जो रीडर है वो कहता है कि 300 अरब तो बच गया, लेकिन हकीकत में तो पंजाब के बजट खाली हो चुका था, तब तक ख़जाना खाली हो चुका था, तो वो 300 अरब कभी था ही नहीं।
جو پہلے ملک صاحب نے بات کی، میں تھوڑا ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے ہر ڈویژن کا یہ کمپیریزن کیا کہ ان کو کتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوا اور اس میں سے کتنا ان کو ایکچولی ملا. یعنی جو پیسے نہیں ہوں گے وہ سب پہ کٹ لگے گا. جو 3 ڈویژنس تھے ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور، ان کی جب میں نے ایگریگیٹ فگرز دیکھیں تو ان کو جو بجٹ کمٹ کیا گیا تھا، ایلوکیٹڈ تھا، اس میں سے 57% ان کو ملا اور 43% ان کو ملا ہی نہیں ملا. اور باقی پروونس کو 93% ملا، 7% نہیں ملا. اور یہ جو ڈیٹیلڈ اسپریڈ شیٹ ہے جو پی این ڈی کا ڈیٹا ہے، یہ میں نے اس کی بیس پہ نکالا اور پلس اس کو. اچھا، اب یہیں رکیں. بہت دیر سے ہمایوں اختر خان صاحب بہت ہی صبر سے، بہت ہی پیشنس سے یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ سن رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب، آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا، بڑی محنت آپ نے کی، بڑا آپ نے زور لگایا، پھر بھی غالباً 9,000 8,000 ووٹ سے آپ ہار گئے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر پی ایم ایل این نے اتنا خرچہ، اتنی محنت کی ہوئی ہے، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں. اب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے لاہور میں تو یہ کام کیا ہے، اور باقی جگہوں سے، خاص کر کے ساؤتھ پنجاب سے جو ہے انہوں نے یہ پیسے جو ہیں وہ نکالے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ خرچہ نہیں کیا. لیکن آپ کی بھی ہمایوں صاحب حکومت نے جو ہے ساؤتھ پنجاب محاذ کو اپنے ساتھ ملایا بڑے تمتراک سے، اور اس وقت اعلان کیے گئے جناب مخدوم صاحب کی طرف سے. دونوں بھائی، ایک صوبہ پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں، ایک پلاننگ کمیشن کے ہیڈ ہیں، وہ بھی منسٹر ہیں. بڑا وعدے کیے گئے کہ جناب آتے ہی ہم تو اس پہ کام شروع کر دیں گے. 6 ماہ گزر گئے ہیں. حالات یہ ہیں کہ پنجاب کا جو بجٹ آیا اس میں نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی کوئی فنڈنگ جو ہے وہ نہیں رکھی گئی. آپ کی بھی حکومت اسی ظالمانہ پالیسی پہ کار فرما ہے جس پہ پی ایم ایل این چل رہی تھی تخت لاہور کو لے کر. ایک بریف کامنٹ آن دی بائی الیکشن، تھوڑا سا اونچا بولیے. اس کی وجوہات پہ اے بریف کامنٹ آن دا بائی الیکشن وتھ سعد رفیق، وہ میں آپ سے علیحدہ کبھی ڈسکس کروں گا. ٹھیک، وہ ابھی چھوڑیے. میں ویری ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں جی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو اب ری اپروپریشن کہیں یا جو حسان صاحب بڑی تفصیلی کوئی ڈیٹیل فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کے دور میں کچھ پنجاب کے شہروں میں، بالخصوص لاہور میں، ڈسپرپورشنیٹلی زیادہ رقوم خرچ کی گئیں. میرا اس میں ایک صرف مشورہ یہ ہے کہ جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ریسورسز بانٹتا ہے صوبوں میں، اسی طرح ایک پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس کو ریسورسز انہی فارمولا کے تحت جس میں ایریا اور پاپولیشن اور پاورٹی لیولز ہوتی ہیں، ضلعوں میں فنڈز بانٹنے چاہیے. یہ ایک اچھا حل ہے ان معاملات کا. میں بجٹ کے بارے میں صرف ایک کامنٹ دوں گا. میں نے جو سال دیکھا ہے جی بجٹس میں کیا ہوتا ہے، جب بجٹ پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3 کوارٹر کے فگر ہوتے ہیں. اوکے، اس پہ آپ بجٹری ایسٹیمیٹس بنا دیتے ہیں جس پہ پورا شور شرابہ ہوتا ہے، وہ بجٹری ایسٹیمیٹس. یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ جب فسکل ایئر 30 جون کو ختم ہوتا ہے تو ایکچول کیا صورتحال تھی. اچھا، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر وہ ایکچول بھی آپ اس میں ریوائز کر دیتے ہیں، اور پھر جب اگلے سال آتا ہے بجٹ کا ٹائم تو آپ ریوائز ایسٹیمیٹس، کسی کو نہیں پتا کہ ایکچول بجٹ کیا پیش ہوا تھا اور ایکچول پرفارمنس فسکل میں کیا تھی، اور پھر ریوائز. تھوڑا سا میں اعتراض کروں گا، بیوروکریسی کو پتا ہوتا ہے، بیوروکریسی کو پتا ہوتا ہے کہ خرچہ نہیں ہوا، پیسے بچ گئے. لیکن موید آئی نو کہ آپ یہ چیزیں جانتے ہیں بیکاز آف یور بیک گراؤنڈ، لیکن مجھے 30 سال مجھے سیاست میں ہو گئے، مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں، اور کوئی پاکستان میں نہیں پوچھتا کہ جی ایکچول بجٹ کیا تھا اور ایکچول پرفارمنس فسکل میں کیا رہی اور آپ نے پھر اس میں ایڈجسٹمنٹس کیا کی. مجھے بجٹ میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم نظر آتی ہے. بجٹ کی تو ہو گئی بات تو یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب پہ پیسہ نہیں لگا، لاہور پہ لگ گیا جو کہ پی ایم ایل این کا بیس تھا. آپ نے وعدہ کیا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے کا، کیا آپ نے بھی کچھ نہیں. آپ لوگ بھی پتہ نہیں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم آئے گا تب اس پہ بات کریں. نہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں بہت لیڈران ہیں سینئر، بلکہ چیف منسٹر ساؤتھ سے ہیں، اور ان کی ساؤتھ کی طرف بہت توجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کمی بیشی رہی ہے، ساؤتھ پنجاب پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے، وہ اب پوری کر دیں گے. لیکن میرا پھر بھی شاہ محمود قریشی صاحب ادھر کے ہیں، فارن منسٹر، خسرو بختیار صاحب پلاننگ منسٹر ساؤتھ کے ہیں، میں سمجھتا ہوں پنجاب کے فائنانس منسٹر ساؤتھ کے ہیں.
मैं समझता हूं कि साउथ पे अब तवज्जो दी जाएगी। अलहदा सूबा बनाने का इशू एक अलहदा इशू है। मेरा ख्याल पहला कदम यह है कि साउथ पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिवली सेक्रेटेरिएट अलहदा की जा रही है, उससे डेफिनेटली सर्विस प्रोविजन में खातिर ख्वाह फर्क पड़ेगा। अच्छा, जरा देखेंगे कितने ये आपको कन्वेंशन लग रही है। हुमायूं अख्तर साहब ने जो पोजीशन ली है कि फलां साहब वहाँ के हैं, हुमायूं ज़िया बख्त वहाँ पे हैं, मखदूम वहाँ के हैं, शाह महमूद कुरैशी वहाँ के हैं, ये तो पहले भी होता रहा है, फ़र्क क्या पड़ेगा? मोहित साहब, एक तो ये मिथ्स टूट गई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक मिथ्स ये थी कि जो तख्ते लाहौर है, लाहौर का जो वोट है वो डिसाइड करेगा कि इस्लामाबाद में कौन रूल करेगा। मेरे ख्याल में एक तो ये मिथ्स टूट गई है। दूसरी मेरा ख्याल है ये बात इनकी सही है कि बहुत सारे अब सियासतदान साउथ से हैं, फ़र्क तो पड़ना चाहिए। और अगर अब भी पड़ना चाहिए या फ़र्क पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए। पहले भी तो रहे हैं ना जी, पहले भी रहे हैं। और आपकी बात ये सही है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर वो बजट में एलोकेशंस नहीं है तो वो कैसे होंगी, क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन देखने को मिला नहीं। सेक्रेटेरिएट की बात हुई है, ये भी बात हुई है कि किसी तरह उस बजट को एक मीटिंग रखी थी भावलपुर में, सुना उसका खर्चा बहुत हुआ है, वो सोच रहे हैं अब नहीं रखनी। अच्छा, वो मुझे खर्चे का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो ये बात तो बड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई उसके ऊपर कॉन्क्रीट एक्शन देखने को अभी तक नहीं मिला। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, किया तो आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं साउथ पंजाब के लिए, लेकिन एप्लीकेशन लेके एहसन इकबाल साहब पहुंच गए रेजोल्यूशन के लिए कि बहावलपुर का सूबा बनाए, साउथ पंजाब का सूबा बनाए। ये तो फिर क्लियरली लगता है कि आप लोग शरारत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है कि नए सूबे का मसला छेड़े, और उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए एक शरारत के तौर पर आप ये कर रहे हैं। सीरियस नहीं इसमें आप? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें हमारी हर लिहाज से सीरियसनेस है और उसकी 3 वजूहात हैं। मैं इस पर कमेंट करने से पहले जो भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है जो हसान साहब ने दी और हुमायूं साहब ने भी बड़ी पर्टिनेंट बात की, मैं थोड़ा सा आपके साथ ये ऐड अप करता जाऊं सर कि ये एक्चुअली बाज़-औक़ात कुछ ऐसे अनसीन फैक्टर्स भी होते हैं और ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको यू कैन नॉट हेल्प दोस फैक्टर्स। हालांकि पिछले जो पीएमएलएन का दौर था उसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा थी प्रोजेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे रोड सेक्टर्स में 8000 किलोमीटर नई रोड बनाई गई। केपीआरपी जो कि खादमे पंजाब रूरल रोड प्रोग्राम प्रोजेक्ट था, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक जैसी एलोकेशन हुई, 450 अरब की एलोकेशन है वो। अब उसमें किसी जगह पर भी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। इसी तरह 55,000 क्लासरूम्स बनाने की थी, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। इसी तरह बाउंड्री वॉल्स ऑफ द स्कूल्स की थी, वो भी इसी इन्हीं एडीपीज के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। ऑल टुगेदर जितने प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल्स थे सब के अंदर वो प्रोवाइड की गई। मिसिंग फैसिलिटीज में जितनी डिटेल थी कि जो पैसे चाहिए थे, जो ओवरऑल पिक्चर है, जो मैक्रो पिक्चर है, वो तो बड़ी डिस्टर्ब्ड है ना, जो मैक्रो पिक्चर है 5 साल में। मैं डॉक्टर साहब मैं अर्ज करता हूँ, अब नॉर्मली कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल आ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो गवर्नमेंट का था, जनवरी एंड के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जिस टाइम पे आपने मैक्सिमम एक्सपेंडिचर और अपने बजट की एलोकेशंस को कंसोलिडेट करना होता है उन एक्सपेंडिचर्स को, जनवरी एंड में एक बैन इम्पोज कर दिया कि नहीं किया जा सकता क्योंकि मई में इलेक्शन आना है, और वही 4 महीने आपके बजटरी एलोकेशंस के मैक्सिमम एक्सपेंडिचर के होते हैं। फिर उसको अगर हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक दिया आके। तो अब ये वो चीजें थी जिनकी वजह से वो जो एलोकेशंस थी उनका वो एक्सपेंडिचर कि वो नहीं हो सका। अच्छा, यानी आपने इतने मैं ब्रेक से पहले थोड़ी सी इसकी वजाहत कर लूं। ये तो एनुअल बजट की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन तो एक दफा हुआ 5 साल में, लेकिन आपने 5 साल का जो रिव्यू देखा है हसन, मैं जो हसन की रिपोर्ट जो है, मैं एक से डॉक्टर मुझे प्लीज, लेकिन 1700 अरब में से 853 अरब रुपए लाहौर में खर्च हुए, ये इससे एक्सप्लेन हो नहीं सकता जो आप कह रहे हैं 4 महीने। नहीं, मैं सिंपल 1 लाइन कह रहा हूँ सर। अगर पिछले साल का आप देखेंगे जो 2017-18 का था जो कि इलेक्शन ईयर था, उसमें 1653 अरब रुपए की फाइनेंशियल एलोकेशन थी टोटल, जो एडीपी में रिफ्लेक्ट की थी। अब उसमें जो 40% कंज्यूम्ड अमाउंट थी वो थी बाय दिसंबर 30th। अब उसके बाद जो मैक्सिमम उसकी एक्सपेंडिचर की जो कंसोलिडेशन होनी थी वो जाके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वो 4 महीने होते हैं जिसमें मैक्सिमम जो आप अपने एक्सपेंडिचर्स करके फिर उसकी आप अपनी एरियर्स के साथ बाकी रिपोर्ट इस पे कमेंट ले ले जरा, इस पे एक दूसरा कमेंट भी ले ले। हसन, इस पे क्या कमेंट है आप?
دیکھیے یہ تو ملک صاحب آخر کچھ مہینوں کی بات کریں جو بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, 4 ماہ کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن دیکھیے ایک محاورہ اردو کا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں, جس کا مطلب ہے کہ جی موہد صاحب اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی کچھ سجیسٹ کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پورے پنجاب میں جا کے وزٹ کریں اور آپ جائیں ساؤتھ پنجاب میں, بہاولپور جائیں ورسز لاہور جائیں, 5 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو لاہور میں ڈیولپمنٹ کا ریمارکیبل کام ہوا ہے. کئی جگہ لاہور میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ دبئی میں پھیرے ہیں کہ لاہور پھیرے ہیں, جس کا کریڈٹ بھی شہباز شریف صاحب کو ہم بھی دیتے ہیں. دنیا میں میرا اپنا تعلق لاہور سے ہے, ہم دیتے ہیں ان کو کریڈٹ, لیکن لاہور میں پیسہ تو بہت لگا ہے نا. مطلب چلیں 850 نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے راؤنڈنگ کرے لو 100-150 اور کم کر لیں, 50 نہیں ہوگا, کوئی مائنر کیلکولیشن کر کے ہوگا 750 ہو جائے گا, 40% ہوگا, لیکن لائنس شیئر تو پھر بھی لاہور کو ملا. اور دوسری بات یہ دیکھیں میں اس میں حسان مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے, میں نے بریک لینی ہے سر, میں نے بریک لینی ہے, جلدی سے مکمل کریں بات. ڈاکٹر صاحب میں آخری بھی دیکھیں نا اس بڑے فگر میں 160 ارب جیسے حسان نے خود بتایا کہ 160 ارب انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ بھی ریفلیکٹ کیا ہوگا جو کہ اورنج لائن کا ہے. اب وہ اماؤنٹ تو اس میں سے 134 بلین کی اماؤنٹ تو ایگزم بینک کے لون کی ہے, جو کہ کسی صورت بھی اس ایکسپینڈیچرز کے اندر نہیں آتی جو کہ بجٹری ایلوکیشنز کے اندر ہے. اب یہ تھوڑی سی اس کی ریڈنگ آف دا ڈاکومنٹ جو ADP کا پیپر حسان کے پاس آیا ہے, ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری ٹوٹل جو ایلوکیشنز تھی 32% تھی ساؤتھ پنجاب کے لیے, جس میں سے 27% ان ٹوٹل جو ہے وہ ان اخراجات کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس میں سے 27% کو برداشت بھی کیا گیا. اور اسی طرح جو پنجاب جو کوئی ری اپروپریٹ ہوئی وہ کوئی بھی بات نہیں ایریئر کے طور پہ ریفلیکٹ نہیں ہوئی کہ کس جہاں پر ایلوکیشن. مجھے ایک بریک لینے دیں. ملک احمد خان صاحب جو سمجھا رہے ہیں بہت ہی پیار سے, بہت محنت سے سمجھا رہے ہیں. ناظرین اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یعنی فرق ہے 1700 ارب روپے میں 853 ارب روپے کے درمیان میں, کہ ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بھی بہت سے سیاسی اہم ایشوز ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں ایک کامنٹ لے لوں حسان خابر صاحب سے جو کچھ ملک احمد خان صاحب نے کہا, اس کے بعد تھوڑا سا میں چاہتا ہوں جنرل پالیٹکس میں بھی ڈسکس کریں اور ہمایوں اختر خان صاحب سے سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈیل مل رہی ہے, یہ ڈھیل مل رہی ہے, بیکاز ہمایوں اختر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے قریب بھی بہت رہے ہیں. لیکن جو کہہ رہے ہیں ملک احمد خان, بڑی لمبی ایکسپلینیشن انہوں نے دی, اس پہ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ وہی صاحب ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اورنج لائن کا جو انہوں نے ایگزامپل دی وہ 160 ارب کا پروجیکٹ تھا, اور اس کے پیسے وہ بھی بڑھ گیا بعد میں, 250 ارب کا ہو گیا میرا خیال. وہ جی ڈالر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا, حالانکہ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن دیکھیے یہ جو 160 ارب ہے وہ اس کے سورس کی بات کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ایگزم بینک کا یہ لون ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے, لیکن دیکھیں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ایک طرف ہے, اس کی سورس آف فائنینسنگ دوسری طرف ہے. چاہے آپ اون سورس ریونیو کر لیں, NFC کے جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہے ہیں, یا آپ لون لے لیں. اور پنجاب حکومت ایک حد تک لون لے سکتی ہے. یہی لون آپ بہاولپور یا ملتان کے لیے بھی لے سکتے تھے, کسی اور پروجیکٹ کے لیے بھی لے سکتے تھے. انفراسٹرکچر فائنینسنگ تو اویلیبل تھی چائنیز کی, تو وہ دا پریویس گورنمنٹ چوز ٹو فار لاہور. تو یہ ریسورس بات بھی تو سمجھ آتی نا, لاہور ان کا پولیٹیکل بیس تھا. جی بالکل. 2018 کے الیکشن ہے وہ ان کے بہت مشکل الیکشن بھی تھے, لیکن اس کے باوجود لاہور میں انہوں نے اپنا پاور ہولڈ رکھا ہے. ملک صاحب اس پہ کیوں آپ اتنا یعنی ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ لاہور آپ کا پاور بیس تھا, لاہور پہ آپ نے خرچہ کیا, لاہور کے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ ہم کتنے زیادہ پرو ڈیولپمنٹ ہیں, ہم کتنا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو اسٹرکچر نظر آتا ہے, جو دوسری قسم کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو اکانومی میں کی جاتی ہیں اس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کنکریٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی چلو کھایا تھے لگایا تھے, ہے نا, یہی آرگومنٹ تھا پوری پاکستانی پالیٹکس کا. تو اس پہ آپ کا لاسٹ میں ورڈ لے لوں, پھر میں ذرا ہمایوں صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں انیشلی تو آپ کو ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ اس ٹرف پہ بات کر رہے ہیں جس پہ ہم لاجیکلی کچھ ایکسپلین کر سکیں. اینڈ سیکنڈلی ایم ریئلی گریٹفل ٹو حسان کہ انہوں نے چلو ایٹ لیسٹ اس جو ایک پولرائز ڈائٹرائب کی انوائرمنٹ ہے, چلو اس میں کچھ ایک اچھی بحث تو کھولی. ہاں اگر ہم سے کچھ غلط ہوا ہوگا تو میں مان کر اٹھوں گا کہ یہ غلط ہوا تھا, اور اگر کچھ میں ایکسپلین کر پاؤں گا, بتا سکوں گا, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور آپ کے ناظرین دونوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اگر جو کچھ بھی اخراجات کیے گئے اس میں سے کتنے لاہور کے تھے اور کتنے نہیں تھے. اور اگر حسان کا پیپر درست ہوگا تو آئی ول ایڈمٹ اٹ اوپنلی اینڈ فرینکلی کہ یہاں پر یہ بات درست ہے. مجھے ہمایوں صاحب کی اس بات سے 110% اتفاق ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کو اسی طرز پہ کام کرنا چاہیے جیسے نیشنل فائنانس کمیشن 18th امینڈمنٹ کے بعد وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ٹو اینی ڈسٹرکٹ. بالکل صحیح ہے, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. ان فیکٹرز کو ایڈ اپ کر کے جس میں پاورٹی, انڈر ڈیولپمنٹ ضروری ہیں, جس میں
साउथ पंजाब पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड सो, मैं उसके बाद ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आज यहाँ आप छोड़ ना दें। इसकी कंटिन्यूटी के लिए बेशक आप हसन को फिर किसी दिन तकलीफ दे दें। और मैं इनका ऑपेड पीस आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। अब मुझे जरा आने दें हुमायूं साहब की तरफ। हुमायूं साहब, आप नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी रहे हैं, उनके मिजाज को भी समझते हैं, PMLN को भी समझते हैं। ये जो ढील हो रही है, ये आपका प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, आपकी जमात दे रही है, कोई और दे रहा है, ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? आपको नवाज शरीफ साहब लाहौर में अपने गुर्दे की लिथोट्रिप्सी के जरिए इलाज करते नजर आते हैं, या वो एक ऐसे कार्डिक इलाज के लिए लंदन जाते नजर आते हैं जो डॉक्टरों को नजर नहीं आ रहा कि उनको दिल की बीमारी क्या है? देखिए जी, सियासत तो होती रहती है, और अगर कुछ हजरात पे मुल्क के कानून के मुताबिक मुल्क की अदालतों में केसेस चल रहे हैं, कन्विक्शंस हुई हैं या कैद हुई है, वो एक अलग चीज़। लेकिन सेहत जो है, सेहत के मामले पे ना PTI सियासत करना पसंद करती है, ना मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ किसी की भी से। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, पार्टी के लीडर हैं, कोई भी हो। इसका मतलब क्या है? सेहत तो अल्लाह ताला की देन होती है। सियासत कौन? मैं आपसे कुछ और गुजारिशात करना चाहता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो पे JITs बनी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे मामलात नैब में गए और रेफरेंसेस बने। 3 रेफरेंसेस बने। एक रेफरेंस में कन्विक्शन हुई, सब्सिक्वेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड की वाइल द अपील इज बीइंग हर्ड, उसमें बरी नहीं किया। एक रेफरेंस में बरी किया है, और तीसरे रेफरेंस में कन्विक्ट हुए और सजा हुई है। इस वक्त जो सजा काटी जा रही है वो उस केस की सजा काटी जा रही है। इन द मीन टाइम मियां साहब की सेहत खराब हो गई है। अब मियां साहब की देखें, अब इस प्रोसेस को रिवर्स अगर हम करें तो पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी या कोई नेशनल असेंबली का एक्ट चाहिए होगा। ये हमारी पार्टी करने को तैयार नहीं, उसको आप कहेंगे NRO, क्योंकि अब मुशर्रफ साहब तो बैठे नहीं है जो ऑर्डिनेंस साइन करके NRO कर दें। अभी तो पार्लियामेंट बैठी है जो कि अगर NRO दिया, जो कि पार्टी की PTI की वाज़ेह पोजीशन है कि हम ये नहीं देंगे। अब दारो मदार है कोर्ट पे। अब ये जो बोर्ड्स बैठे हैं, इसमें अगर इनकी रिकमेंडेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती है कि सेहत के बिना पे इनको आप इनके सजा सस्पेंड करें, नंबर 1, और नंबर 2 कि क्योंकि खानदान की एक ख्वाहिश है। देखिए, हर खानदान की साथ ख्वाहिश होती है कि अगर उनके पास जितनी भी हैसियत है उसके मुताबिक इलाज कराया जाए। अगर खानदान इलाज सिर्फ लंदन में हो सकता है, इनको बाहर ले जाया जाए और कोर्ट ये रिकमेंड करता है, तो मुझे यकीन है कि कोर्ट की रिकमेंडेशन पे प्रोबेबली, क्योंकि इसमें NRO कुछ नहीं है, इसमें कोर्ट की रिकमेंडेशन आई है। इसमें डिफरेंट किस्म का NRO, ये भी तो हो सकता है ना कि ये डिफरेंट किस्म का NRO है। वो NRO एक नोटिफिकेशन की शक्ल में था, ये एक मेडिकल बोर्ड की शक्ल में है। क्यों आप डिप्लोमेटिक टेक्निकल आदमी हैं? मैं कहां टेक्निकल हूं? आप डिप्लोमेटिक NRO डिस्क्राइब करके आप मुझे खुद NRO डिस्क्राइब करके दे दें। नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, द वर्ड ऑर्डिनेंस इज पर्टिनेंट हियर। तो अब ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं होगा, अब तो नेशनल रिकंसिलिएशन एक्ट आएगा, और वो तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पास करेगी। मलिक अहमद साहब, हमारी पार्टी तो करने को तैयार। मलिक अहमद खान साहब, आपकी पार्टी मेडिकल बोर्ड्स के जरिए एक ऐसा फैसला हासिल करना चाहती है, NRO ना कहें उसको, डील कहें, एक फैसला कहें, कुछ कहें, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सके और हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल ली जाए, उसके बाद पहले पाकिस्तान निकलें, उसके बाद अल्लाह खैर से लंदन जाए, फिर देखी जाएगी। ये है हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखूंगा। मैं ऐसे देखूंगा कि द पर्सन इन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो आर नोन टू पब्लिक, कोई हिडन सीक्रेट तो है नहीं। ही हैज गॉन थ्रू एक बड़ी मेजर सर्जरी से वो गुजरे हैं 2 इयर्स बैक। उनकी हार्ट की नोन कंडीशंस हैं, वो नॉन कंडीशंस के लिए बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन तो आज चूंकि गवर्नमेंट की वो कस्टडी में, और गवर्नमेंट के जो TORs हैं, द मैनर इन विच दे ट्रीट द प्रिजनर्स, तो उसमें बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीकाकार है जो उन्होंने इख्तियार किया। अदरवाइज उसमें तो कोई सिंपल 4 दफा बोर्ड बन चुका है। 19 जनवरी से अब तक 4 दफा बोर्ड बन चुका है, और खानदान और पार्टी ये कहती है कि हार्ट का मामला है, दिल का मामला है,
कोई बोर्ड कैटेगोरिकली नहीं बता सका कि दिल का कोई मामला है। जो आखिरी बोर्ड है उसने ट्रोपोनिन टेस्ट एंजाइमेटिक से ये साबित किया है कि पिछले चंद दिनों में उनको कोई कार्डिक कंडीशन या हार्ट अटैक जो है यानी इस्केमिक कंडीशन उनकी नहीं हुई, वरना इस्केमिक कंडीशन होती तो ट्रोपोनिन एंजाइम बढ़ जाता। तो उसके बावजूद पार्टी इसरार करती है कि नहीं ये कार्डिक मसला है। इट इज नॉट द वे एज इट इज बीन। थोड़ी इसकी पिक्चर जरा मुख्तलिफ है। देखिए, उनकी कभी भी ये कंडीशन नहीं थी कि ये गॉन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एंजाइना पेन्स और उनका कोई ऐसे इस्केमिक इश्यूज आएंगे जिस पर उनकी एक जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट थी। उनके तो हार्ट का वो जो ट्रीटमेंट था पिछला, वो आपके सामने है जो उन्होंने उनका इंग्लैंड में हुआ था। इसमें मेरा क्या मानना है, देखें, मेरा ये मानना है कि आपने एक 70 years ऑफ एज, किसी फॉरगेट दैट ही इज मिस्टर नवाज शरीफ और या इज बीन 3 times प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कोई एक पेशेंट जो गवर्नमेंट की हिरासत में होंगे, वो अगर अपनी किसी मेडिकल कंडीशन पे जाएंगे तो उनको ये बोर्ड्स के प्रोसेस में से तो गुजरना पड़ेगा। और बोर्ड जब प्रोसेस में अपनी रिपोर्ट देते हैं, 4 बोर्ड, उन 4 बोर्ड्स की जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स के साथ उन सर्जन्स का ये बताना कि इस वक्त इमीडिएटली उनकी जो कंडीशन है, वो उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या है, ये सारी बातें तो फिर मेडिकल की टर्म्स हैं जो डॉक्टर्स बताएंगे उसके मुताबिक होगा। लेकिन मैंने एज समबडी हु विल टॉक अबाउट इट एज अ लॉयर, तो मेरी उसमें सिर्फ ये इस्तदा होगी सबके साथ ही कि आपका जो मामला है वो कोर्ट ने जब एवेलुएट करना है तो बेस्ड अपॉन रिपोर्ट्स एंड बेस्ड अपॉन द पर्सन जो जेल के अंदर है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखेगी और अदालत आसानी के साथ सर अस्पताल पहुंचना और हेल्थ ग्राउंड पे बाहर आना इज वन थिंग, पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करवाना इज अ डिफरेंट थिंग, और फिर वहां से हेल्थ को बेसिस बना के लंदन चले जाना इज अ डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान में जो भी साहिब असर है सियासत में, वो बीमारी का बहाना करके जेल से निकलता है फिर लंदन चला जाता है। हम तो ये बात कर रहे हैं, अगर लाहौर में वो इलाज करवाना चाहें तो कौन एतराज कर रहा है? नहीं, हमें इस चीज से देखिए, हमारा मामला तो बड़ा सिंपल है कि उनकी जो भी, वी आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ। ही इज लीडर ऑफ एक पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। मेरे उनके साथ इमोशंस हैं। उनकी सेहत पे अगर कोई चीज असरअंदाज होती है और वो उनको सेहत की प्रॉपर तिब्बी सहूलतें मुहैया नहीं की जाती, तो मेरा भी कंसर्न हो गया एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पाकिस्तानी नेशनल। मैं तो स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि लाहौर में आपको एतमाद नहीं है कि आपकी हुकूमत यहाँ रही है शहर के अंदर 10 बरस में, अभी बात हो रही है कि आपने 853 अरब रुपया इस शहर के ऊपर खर्च किया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का ट्रीटमेंट कर सके। सर ये डिबेट नहीं है, बहस ये है कि उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए। अगर उनकी हालत ये है कि उनको इलाज की जरूरत है और उस इलाज को गवर्नमेंट की वो कस्टडी में है, गवर्नमेंट शुड टेक गुड केयर ऑफ इट। उनको हर तरह की तिब्बी सहूलत देनी चाहिए, हर किस्म की। और उसके बाद जो फिर कोर्ट का फैसला है जी वो सबके सामने होगा। मैं कुछ कह सकता हूं? सर देखिए, मैं एक सेकंड, मुझे हसन को भी इसमें लाने में बहुत देर से। हसन, ये क्या अलमिया है कि बात हमारी शुरू हुई है, 853 अरब रुपया इस शहर के ऊपर लग गया है, पंजाब का पूरा 50%। इस शहर में एक भी, और जिन लोगों ने लगाया है यानी शरीफ फैमिली ने, उनको खुद एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है शहर के अंदर जिस पे वो कहें कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ मिल सकता है। व्हाट इज दिस? मुझे साहब अलमिया ये है कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में, और मैं सिविल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो मल्टीपर्पज़ फुली फंक्शनल हो, जिसके ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस के जो क्लस्टर्स हैं मेडिकल के, पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, सिर्फ वो उस कैपेबिलिटी पे है जहाँ पे आप आंख बंद करके जाएं और आप कहें कि आपको हर तरह की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होगी। नहीं तो क्या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो नॉर्मल हार्ट की कंडीशंस को मैनेज नहीं कर सकता? जी कर सकता, लेकिन एक ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तो वही होती है। एक स्पेशलाइजेशन में सब बात ये होती है कि जब आप वहाँ जाते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशन हो और आपको दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं वो बीमार होकर बरतानिया जाना चाहते हैं, ठीक है? अगर अमेरिका का बरतानिया का सियासतदान बीमार हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो तो देखें वहाँ पे सहूलतें अवेलेबल है ना। तो ये आर्गूमेंट बाय कर लिया सबने कि पाकिस्तान में सहूलतें नहीं है, मतलब बाकी सारी पाकिस्तानियों को क्या होता है? जी नहीं, आर्गूमेंट नहीं बाय किया, फैक्ट बाय किया। देखिए है नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है वो बाहर जाता है। लेकिन ये अगर आप मेडिकल बोर्ड ने आज जो डॉक्टर अयाज महमूद से जब ये सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई ये जो इनको कंडीशंस हैं, इनका इलाज है, उन्होंने कहा जी हाँ यहाँ पे है,
یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس قسم کی سہولتیں موجود ہیں. یہاں پہ کون سی سچویشن نہیں ہے؟ کیا یہاں بائی پاس نہیں ہوتا؟ کیا یہاں پہ اینجیو پلاسٹی نہیں ہوتی؟ کیا ہر قسم کی اینجیوگرافی نہیں ہوتی؟ کیا ہر قسم کے ٹیسٹ نہیں ہوتے؟ ہارٹ کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کہ آپ کہیں کہ ان کے یہ رزلٹس بھی کمپیئر کر لیں AFIC کے، کیا وہ برطانیہ کے رزلٹ AFIC سے بہتر ان ٹرمز آف پرسنٹیج؟ میں مجھ سے آپ کو نا ایک نیوٹرل اور نان پولیٹیکل وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. حسان صاحب کا بھی، ہمایوں اختر صاحب کا بھی، ملک احمد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ.